अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। बेसिकली हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो मल्टीपल इंटीग्रेशन है, और मल्टीपल इंटीग्रेशन के लिए पहले इंटीग्रेशंस का, उसके कंसेप्ट्स का क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट वीडियो में हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को डिस्कस किया था, और उसकी फॉर्मूलेशंस जो थी वो हमने ड्राइव की थी कि हम किस तरह डेरिवेटिव्स लेकर इंटीग्रेशंस की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, यानी कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशंस का आपस में लिंक उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। जी स्टूडेंट्स, क्या है डेफिनेट इंटीग्रल? व्हाट इज़ डेफिनेट इंटीग्रल? डेफिनेट इंटीग्रल के लिए जो हम डेफिनेशन डिफाइन करने लगे वो है एरिया अंडर द कर्व। अब जब डेफिनेट इंटीग्रल होगा तो उस वक्त जो डेफिनेशन होगी इंटीग्रेशंस की वो आ जाएगी आपके पास। इंटीग्रेशंस अब क्या डिफाइन होगा? एरिया अंडर द कर्व। क्लियर? यानी कि अगर इसको हम ज्योमेट्रिकली देखें तो हमारे पास एक कर्व है, लाइक दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ये मैंने एक कर्व ले लिया है, से एक कर्व है हमारे पास, और ये कर्व जनरेट होती है किसी फंक्शन से। हम इसको कॉल कर देते हैं एफ ऑफ एक्स, इसको हम कॉल करते हैं एफ ऑफ एक्स। और इसी फंक्शन के साथ हमने क्या करना है, इस फंक्शन के दोनों एजेस को मीट करवा देते हैं एट पॉइंट एक्स के साथ, एट पॉइंट ए एंड बी। और ये बनेगा, जो फंक्शन के साथ मीट करेगा एफ ऑफ ए बन जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ बी। तो जी स्टूडेंट, ये वो कर्व के इनसाइड की रीजन है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, जिसको हम फाइंड करते हैं थ्रू इंटीग्रेशंस। एरिया अंडर द कर्व जिसको हमने कहा है। बेसिकली हम करते कैसे हैं, हमारे पास इस पोर्शन को हमने अगर इस तरह मीट करवाएं, ठीक है, तो अब ये बॉक्स नज़र आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन बॉक्सेस का एरिया तो फाइंड करना जानते हैं, मतलब स्क्वायर हो, कोई रेक्टेंगुलर शेप हो, उसका एरिया, ट्रायंगुलर शेप का फाइंड करना वेल नोन है, हम जानते हैं। मगर इस तरह की कोई कर्व है और कर्व का एरिया फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब कर्व का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको हम पहले ब्रेक करेंगे, लाइक ऐसे हम ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, मैंने ये कुछ 2-3 लाइंस ली हैं। जितनी ज़्यादा उसके पार्ट्स बनाओगे, जितने ज़्यादा उसके स्टेप साइज रखेंगे, उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। ठीक है, इसीलिए हम आइट्रेटिव स्कीम जब कभी लगाते हैं, जब किसी चीज़ को हम ब्रेक करते हैं, तो उस वक्त हम ये बात क्लियर करते हैं कि जी जितने स्टेप्स ज़्यादा होंगे उतनी एक्यूरेसी। हाँ, टाइम ज़्यादा लग सकते हैं मगर एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। क्लियर? अब कैसे चेक करें, तो ये हम अगर लाइन को चेक करें, इसको तो अगर हम इस लाइन को क्लियर करें तो ये जब इसके साथ मीट करेगी तो यहाँ पे हमारे पास क्या जनरेट होता है, ट्रायंगुलर जनरेट होता है। इसी तरह हम ये कहते हैं जी कि ये बॉक्स बन गया और फिर ये आपस में मीट हो गई तो ये ट्रायंगुलर शेप बन गई। फर्दर आप चेक करें तो यहाँ से इसको मीट करवाएं तो ये बॉक्स बन गया, यानी कि ये लोअर साइड जो बनी है आपके पास बॉक्स बन गया। ठीक है, लाइक कोई स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर शेप कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये ऊपर आपके पास ट्रायंगुलर शेप बन गई। इसी तरह यहाँ आते हैं, ये जो पॉइंट होता है ना, इसको हम अगर मीट करवाएं ना इसके साथ, तो ये ऊपर ट्रायंगुलर शेप बन गई और ये आपके पास बॉक्स बन गया। क्लियर? और ये फर्दर आप जितने चाहें बॉक्स बना के जो भी फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक स्क्वायर का अप्लाई करें या आप रेक्टेंगुलर केस, जो भी मर्जी, क्योंकि दोनों का फार्मूला बेसिकली सेम ही है। ठीक है, एरिया का फार्मूला होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स। तो अगर स्क्वायर है तो हम जस्ट उसको एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर मीन्स दैट एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। बेसिकली होता क्या है कि एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, इन दोनों लाइन साइड्स का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये दोनों सेम होने की वजह से एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया। तो जब रेक्टेंगुलर केस होगा तो उसमें तो ऑफकोर्स ये एक्स है तो ये वाई है, क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ डिफरेंट है ना। तो उस हिसाब से फिर हम इसके लिए जो एरिया का फार्मूला डिफाइन करेंगे वो एक्स वाई डिफाइन कर देंगे। क्लियर? जी स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे एरिया अंडर द कर्व। अब इसके लिए जो हम इंटीग्रेशन डिफाइन करेंगे वो क्या होगी, वो किस तरह हम लिखते हैं, चेक करें। तो इंटीग्रल, अब यहाँ मैं एरिया लिख लेता हूँ। एरिया आपके पास आ जाएगा ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एफ एक्स। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास है डेफिनेट इंटीग्रल जिसके थ्रू हम एरिया फाइंड करते हैं। तो अब ये आपके पास टर्म जो यूज़ हो रही है, दिस इज़ योर लिमिट, इसको हम लोअर लिमिट कहते हैं।
क्लियर, दिस इज योर अपर लिमिट। क्लियर, ये आपके पास वो फंक्शन है, वो कर्व जिससे जनरेट होगी, ठीक है। और बाकी इंटीग्रल प्रोसीजर सेम है स्टूडेंट्स, उसी मेथड से हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। मगर याद रखिएगा इसमें हम डेफिनेट इंटीग्रल में हम सी नहीं लिखते हैं, सी नहीं लिखते हैं, सी कांस्टेंट जो हम डिफाइन करते हैं वो नहीं लिखते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। क्यों नहीं लिखते हैं उसके हवाले से हम फर्दर बात करेंगे। तो हमारे पास लाइक एक फंक्शन है, एरिया हमने फाइंड करना है। मैं कोई फंक्शन लिख लेता हूँ 1 to 2 x डी एफ एक्स जी। अब सबसे पहली बात, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है इनके हवाले से, चूँकि मैंने यहाँ 1 to 2 इसलिए लिखा है ताकि ये बात मैं अच्छे से क्लियर करवा दूँ। बेसिकली अपर लिमिट हमेशा जो है वो ग्रेटर वैल्यूज़ होती हैं, अपर लिमिट हमेशा ग्रेटर वैल्यूज़, इसीलिए हम लिखते हैं a इज़ लेस देन इक्वल्स टू x विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू b। अगर आप इससे कंपेयर करें ना इस फंक्शन के साथ जो यहाँ इंटीग्रल लिखा है, तो ये ऐसे लिखा हुआ है a इज़ लेस देन इक्वल्स टू x विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू b, ठीक है। और यहाँ चेक करें तो वेल नोन है कि हमारे पास जो अपर लिमिट है वो ग्रेटर है लोअर लिमिट से। क्लियर, अब हम इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं वही बात, x की इंटीग्रेशन क्या होगी, x की पावर 2 हो जाएगी 1 + 1, उसी पे डिवाइड कर देंगे लाइक 2। अब कांस्टेंट डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि हमने तो वेरिएबल होगा तो लिमिट पुट करेंगे। अब लिमिट किस में पुट होगी, ऑफ कोर्स x में पुट होती है। अब एक कांस्टेंट है, लाइक मैं यहाँ c लिख देता हूँ, अब c के ऊपर तो हम लिमिट पुट ही नहीं कर सकते, तो इसलिए हम कांस्टेंट को नहीं लिखते। क्लियर, अब आपके पास यहाँ लिमिट क्या है जी, 1 से 2। अब लिमिट अप्लाई कैसे करनी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर स्टूडेंट यहाँ गलती कर जाते हैं। याद रखिएगा ये जो होल डिवाइज़र है, होल मल्टीप्लाई टर्म है, इसको पहले बाहर लिख लें लाइक 1/2, ब्रैकेट लगा लें। मैं यहाँ मैं मैक्सिमम टाइम ये कर्ली ब्रैकेट यूज़ करता हूँ, आप जो मर्ज़ी करें। ब्रैकेट लगा दी। अब मैं अपर लिमिट को पुट करूँगा फंक्शन में, जो भी वेरिएबल है उसमें अपर लिमिट पुट करनी है लाइक 2²। यहाँ नेगेटिव होता है, बेसिकली ये डिफरेंस होता है। आपने इस रीजन का एरिया फाइंड करना है, तो इस मीन्स कि आप इस फाइनल पोजीशन से इस इनिशियल पोजीशन को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही बचेगा। तो यहाँ पे भी हम वही करने जा रहे हैं, लाइक f(b) माइनस f(a), ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं वही लिखने जा रहा हूँ, f(b), b आपके पास 2 था, और f(a), a मीन्स 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप चेक करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, this is your 4 minus 1, this is your 3 divides by 2 square units जी स्टूडेंट्स। तो ये हमने डेफिनेट इंटीग्रल से एरिया फाइंड किया है, इसमें हमने सी यूज़ नहीं किया। अब यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आ गई है, लाइक हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि हमारे पास कोई कांस्टेंट है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या है, मगर हमें ये तो पता है ना व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। ये बात मैंने वहाँ पे डिस्कस नहीं की थी, इसलिए कि मैं उसको ये इसके साथ लिंक देना चाहता था। व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, लाइक सी का या 2 का डेरिवेटिव क्या है वो वेल नोन है, और वहाँ हमने लिखा भी था, एक कोई टर्म थी लाइक 3 का हमने डेरिवेटिव फाइंड नहीं किया था, डायरेक्ट उसकी जगह 0 पुट कर दिया था। इसका मतलब होता है किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास हमेशा क्या होता है, जिस मर्जी वेरिएबल के रिस्पेक्ट सॉल्व करें वो 0 होगा। और हम कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल, गौर से सुनिएगा, डेफिनेट की बात नहीं करने लगा। इनडेफिनेट इंटीग्रल में हम ये लिखते हैं इनडेफिनेट में हम लिखते हैं कि जी हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 0 d(x) विच इज गोज टू लाइक कांस्टेंट, जिसको आप लिख सकते हैं c, ठीक है। बट इनडेफिनेट में क्या लिखेंगे, ये इनडेफिनेट हो गया, और डेफिनेट में क्या लिखेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल में हम लिखते हैं जी लाइक a to b, जो मर्जी लिमिट्स हैं, 0 d(x). ये आपका ऑब्जेक्टिव बनता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव बनता है, डिफरेंट तरह के पेपर्स में आता है, NTS जो भी जिस किस्म के भी आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन कंसेप्चुअल पूछे जाते हैं। अब ये देखें 0 की
डेफिनेट इंटीग्रल पूछ रहा है क्या है, तो वो हमारे पास 0 है। याद रहेगा, क्योंकि हम कांस्टेंट के ऊपर लिमिट नहीं अप्लाई करते, सो दैट्स वाई विच इज गोज टू 0। अब कांस्टेंट के ऊपर लिमिट क्यों नहीं अप्लाई करते, ये भी मतलब क्वेश्चन है। और या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, ऑफ कोर्स लिमिट्स तो हम वेरिएबल के ऊपर अप्लाई करते हैं, और किसी ने अगर ये पूछ लिया है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्यों 0 है, ये भी एक बात है आपके पास। हमने अभी लिखा है जी d/d(x) ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 0। तो क्यों 0 है, चूँकि आपको याद हो तो हमने जो डेफिनेशन लिखी थी सबसे पहले डेरिवेटिव की, तो वो लिखी थी हमने रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप कोई भी फंक्शन लेते हैं तो उसमें कुछ चेंज आना चाहिए, चाहे वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो, चाहे विद रिस्पेक्ट टू स्पेस हो, वो डिपेंड करता है। बट कांस्टेंट ऐसा नंबर होता है इसमें आप चेंज नहीं ला सकते, इसको हम कहते हैं फिक्स्ड टर्म है ये, इसमें जो कोई भी चेंज नहीं आ सकती, इसलिए हम इसको कहते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 0 होता है। क्लियर। तो अब हम आते हैं जी स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे मल्टीपल इंटीग्रेशंस की तरफ आते हैं। मल्टीपल इंटीग्रेशंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इस स्टेटमेंट का पता हो कि ये है क्या, व्हाट इज़ मल्टीपल। मल्टीपल हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स जब आपके पास एक से ज़्यादा टर्म्स यूज़ हो रही हूँ, ठीक है। मतलब लाइक एक्स है, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये फंक्शन एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, लाइक एक्स के ऊपर। एक फंक्शन है, मैं z ले लेता हूँ, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स वाई। अब इस फंक्शन को आप कह सकते हैं कि वो फंक्शन है जो x के ऊपर भी डिपेंड करता है और y के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो सो याद रखिएगा, इस तरह के प्रॉब्लम को हम कहते हैं मल्टीवेरिएबल फंक्शन। ये फंक्शन है, और ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जो प्रीवियस लेक्चर था आई थिंक उसमें मैंने डिस्कस किया था कि आयलर ने ये डिफाइन किया था कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसमें y जो कि इंडिपेंडेंट हो गया, तो मैंने डिपेंडेंट जो है वो z ले आया हूँ, आपकी मर्जी है जो मर्जी डिफाइन करें। क्लियर। तो मल्टीपल से क्या क्लियर हुआ जी कि हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे। तो मल्टीपल इंटीग्रेशंस इसका मतलब हो गया है कि अब आपने सिंगल वेरिएबल x की इंटीग्रेशन नहीं करनी, बल्कि उसमें y भी होगा, ठीक है। क्लियर हो गया जी। आपको याद हो तो मैंने डायरेक्शनल डेरिवेटिव सॉल्व किया था, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव में हमने ये डिस्कस किया था कि जब पार्शियली डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, याद रखिएगा पार्शियली डेरिवेटिव फाइंड करते थे, तो हम जब x के रिस्पेक्ट सॉल्व कर रहे हैं लाइक पार्शियल f बाई पार्शियल x, तो वहाँ पे y जो था वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते थे, y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते थे। इसी तरह मल्टीपल इंटीग्रेशन में होगा कि जब आप इंटीग्रेट करेंगे, लाइक मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, दिस इज़ योर 1 to 2 to 5, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ यहाँ जी x प्लस वाई डी लाइक डी वाई इंटू डी एक्स। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके एक तो क्लियर हो गया ना, जो हमारे पास x और y दो डिफरेंट वेरिएबल हैं, इसलिए ये तो मल्टीपल हो गया, ठीक है। अब आपने चेक करना है कि पहले हम सॉल्व किसको करेंगे, तो पहले हम सॉल्व करेंगे जी जो इनर टर्म है। इनर टर्म आपके पास कौन सी है, y, ठीक है, dy। इसका मतलब है हम विद रिस्पेक्ट टू y इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस पूरे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे, फिर उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करेंगे। चेक करते हैं जी। सबसे पहले मैं सॉल्व करूँगा सेपरेटली, दिस इज़ योर 1 to 2, मैं इंटीग्रेशन इसको मैं बॉक्स लगा देता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज़ योर इंटीग्रल 2 to 5 ऑफ x डी ऑफ y प्लस, अगर आप डायरेक्ट लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं तो y डी ऑफ y, दिस इज डी ऑफ x। क्लियर।
ये 1 to 2 उसी तरह रहेगा। अब यहाँ आ जाएँ तो x के विद रिस्पेक्ट टू y सॉल्व कर रहे हैं ना, तो x अपनी जगह है, तो y बेसिकली सॉल्व करने के लिए x हमने एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया है। तो मैंने क्या कहा था, जब कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, और 1 की इंटीग्रेशन हमें पता है कि x होती है विद रिस्पेक्ट टू, अगर x डील कर रहे हैं तो कांस्टेंट बाहर है। अगर 1 की रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास ये तो 2x आ जाएगा, तो ये 2y आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से क्या जनरेट होगा, x कांस्टेंट है एज इट इज़, तो यहाँ पे आ गया y। अब लिमिट क्या होगी जी, 2 to 5 प्लस, अब y को विद रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करेंगे, वही पावर रूल लगेगा, वाई स्क्र डिवाइड्स बाई 2 आ जाएगा, और इसके ऊपर भी लिमिट 2 to 5 आ जाएगी। और फाइनली आप ब्रैकेट्स क्लोज कर दें, दिस इज़ योर डी ऑफ x। जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू y सॉल्व कर रहे थे, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिमिट्स अप्लाई कर दूंगा, वही प्रोसीजर है। ये 1 to 2 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट्स में वही स्क्वायर लगा दी। x चूँकि वेरिएबल है यहाँ पे, बट x हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, चूँकि हम अभी प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करेंगे। x को मैं बाहर लिख देता हूँ। अब लिमिट्स अप्लाई कर दें, पहले y के ऊपर अपर लिमिट लिखें 5, फिर लोअर लिमिट लिखें 2, और फिर हम इधर आ जाते हैं जी 1/2 बाहर आ गया, और अब अपर लिमिट लिखें 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और अब ब्रैकेट्स क्लोज कर दें, और डी ऑफ x। फाइनली दिस इज़ 1 to 2, लाइक यहाँ से बचेगा 3x, और यहाँ से क्या बचेगा, प्लस ये आ जाएगा आपके पास 1/2 बाहर आ गया, ये आता है 25 माइनस 4, यानी कि आपके पास यहाँ से क्या आ जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट डी ऑफ x। तो यहाँ से आपके पास 21 आता है, तो यहीं इसको हम लिख सकते हैं 1 to 2 3x प्लस 21/2 डी ऑफ x। जी स्टूडेंट, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, चेक करें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास, डायरेक्ट में इंटीग्रेट करने लगा हूँ, 3 एज इट इज़, x विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करेंगे तो x²/2, चूँकि x के सामने उसका डेरिवेटिव मौजूद है, पावर रूल लगेगी, इसकी पावर 1 है, पावर में ऐड करेंगे। सो यहाँ आ जाएँ तो ये आपके पास 21/2 कांस्टेंट एज इट इज़, और वेरिएबल x जनरेट हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x गोज़ टू x, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और लिमिट्स क्या है आपके पास, 1 to 2। अब ये 1 to 2 का मतलब है कि दोनों के साथ है ना, तो मैं यहाँ ब्रैकेट्स लगा दूंगा, तो बाहर एक बार लिख दिया, नहीं तो मुझे दोनों के साथ लिखना होगा। क्लियर, मैं यहाँ 3/2 को बाहर लिख लेता हूँ। अब मैं अपर लिमिट अप्लाई कर लूँ, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 21/2 2 माइनस 1। क्लियर, दिस इज़ 3/2, यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 1, प्लस यहाँ से आता है 21/2, दिस इज़ योर 1। फाइनली दिस इज़ योर 3 जनरेट होगा, तो ये 9/2 प्लस 21/2, फाइनली 2 आ जाएगा, और ये 9 प्लस 21 गोज़ टू 30 डिवाइड्स बाई 2, और फाइनली दिस इज़ योर 15 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर। तो जी स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल की एग्जांपल्स थी, और साथ ही में हमने मल्टीपल इंटीग्रेशंस की तरफ भी आ गए हैं। इसके साथ साथ डेफिनेट इंटीग्रल में एक और इम्पॉर्टेंट बात थी, एक उसका थ्योरम था, मैं चाहता हूँ वो भी आपसे डिस्कस कर लूँ, उस जस्ट केस को डील करेंगे, बाकी उसकी एग्जांपल्स नहीं देखेंगे, ठीक है। फिर हम फर्दर जो है ना नेक्स्ट देखेंगे, मल्टीपल की तरफ ही रहेंगे, हम मल्टीपल के प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट वन है हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम ये है कि हमने कहा कि अगर a to b f of x d of x ऐसे है कि a जो है हमारे पास विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू x विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू b, ये कंडीशन है, ठीक है। फिर तो वेल बहुत अच्छी बात है, हमेशा होगी भी ही। और अगर ये कंडीशन नहीं है, से हम कहते हैं लाइक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 2 to 1 ऑफ लाइक दिस इज़ योर f of x। अब इसका मतलब क्या हो गया, हमने तो कहा था कि हमें अपर जो लिमिट है वो बड़ी वैल्यू चाहिए, लोअर लिमिट छोटी वैल्यू चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन लिमिट की रिप्लेसमेंट करेंगे। मैं यहाँ रिप्लेसमेंट लिख लेता हूँ जी, माइनस योर b to a f of x d of x। क्लियर। और ये कब होगा, ये तब होगा जब आप कहोगे b इज़ लेस देन इक्वल्स टू x विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू a। क्लियर।
यानी कि इसको भी आप लिख सकते हैं -1 to 2 f(x) d(x). ये हमारे पास एक लिमिट का लिमिट चेंज करने की एक स्कीम है जिसमें हम सॉल्व करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में, ताकि कोई अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट में डिफरेंस आ जाए, लाइक अपर लिमिट बड़ी होने के बजाय छोटी है, लोअर लिमिट बड़ी है, तो उसके लिए हम ये केस डील करेंगे। क्लियर। अब उसके बाद अगर कोई एब्सोल्यूट प्रॉब्लम है लाइक x-3 एंड दिस इज़ योर, कुछ भी लिख लें यहाँ पे, -1 to 4 लिख लें बेशक d(x). तो इसको हम सॉल्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, ये एब्सोल्यूट फंक्शन है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि x-3 को आप 0 के इक्वल ले लेते हैं, फिर वहाँ से x की वैल्यू जनरेट हो जाती है और लिमिट जो बनेगी आपके पास वो बन जाएगी -1 से 3 तक, यहाँ पे फंक्शन आ गया, +3 से 4 तक फिर फंक्शन आ गया। अब फंक्शन क्या है इसके ऊपर फिर बात करेंगे, आज तो हमारा ये टॉपिक नहीं है। और इसको अगर हम जनरली लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a to b f(x) d(x) प्लस b to c f(x) d(x), यानी कि फंक्शन दोनों में सेम आ रहा है। ठीक है, जस्ट लिमिट चेंज। तो ये बेसिकली होता है किसके इक्वल है, a to c के इक्वल होता है। जी स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल, और हमने मल्टीपल की भी एक एग्जांपल देखी है। अभी तक हमने प्रॉपर मल्टीपल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटीग्रेशंस क्या होते हैं, उसके मतलब टाइप्स भी देखेंगे। बेसिकली हमारे पास ये जो लिमिट्स जनरेट हो रही है ना, यहाँ तो मैंने नंबर्स में लिखे हैं, हो सकता है यहाँ पे वेरिएबल्स भी हो जाए। ठीक है, लाइक कुछ यहाँ x लिखा हो, या ऐसा लिखा हो 1 to x, या 1 to y लिखा हो, तो ये कब लिखा होगा उसके बारे में हम फर्दर जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल कब जनरेट होता है और हम वेरिएबल की लिमिट कैसे लेते हैं। क्लियर। तो जी स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल। होप अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप जो है प्रीवियस लेक्चर जो मेरा था इनडेफिनेट इंटीग्रल का वो कंप्लीट देखें, उसके बाद ये कंप्लीट देखें, ताकि आपको मल्टीपल की तरफ जब हम मल्टीपल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो सही इजीली आपसे वो क्लियर हो जाए, अदरवाइज़ वो फिर कन्फ्यूजन एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जो मेरी प्रीवियस दोनों लेक्चर्स हैं, ये जो डेफिनेट इंटीग्रल का है वो और इनडेफिनेट का है, इन दोनों को क्लियर कर लें ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। और अपनी फीडबैक्स दिया करें। उसके लिए मैंने पहले भी मेंशन किया था कि आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप कॉन्टेक्ट नंबर भी मेरा होता है, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ईमेल एड्रेस भी है, और आप कमेंट्स में भी अपनी सजेशंस दे सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।